आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं फैज़ की कहानी उन्हीं की ज़बान। बचपन की मैं सोचता हूँ एक ये खास तौर पर याद आती है एक खास बात कि हमारे घर में औरतों का एक हुजूम था। हम 3 भाई थे, उनमें हमारे छोटे भाई अनायत और बड़े भाई तुफैल औरतों से बागी होकर खेल कूद में मग्न रहते थे। हम अकेले उन औरतों के हाथ आ गए। इसका कुछ नुकसान भी हुआ और कुछ फ़ायदा भी। फ़ायदा ये हुआ कि उन औरतों ने हमको बेहद भद्र जिंदगी बिताने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से कोई अशिष्ट या उजड़ प्रकार की बात इस जमाने में हमारे मुंह से नहीं निकलती थी। नुकसान ये हुआ कि बचपन में खिलंदड़ेपन या एक तरह की खेल कूद की जिंदगी बिताने से हम वंचित रहे। मसलन यह है कि गली में कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई गोलियां खेल रहा है, कोई लट्टू चला रहा है, हम बस खेल कूद देखते रहते थे। अकेले बैठकर होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, हम उन तमाशों के सिर्फ तमाशाई बने रहते। ये एक शेर उन्होंने बोला है कि अकेले बैठकर होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, हम उन तमाशों के सिर्फ तमाशाई बने रहते। ठीक है, सुबह हम अपने अब्बा के साथ फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे। नित्य नियम यह था कि अजान के साथ हम उठ बैठते। ठीक है, अब्बा के साथ मस्जिद गए, नमाज अदा की और घंटा 1.5-2 घंटा की सैर के लिए निकल गए। फिर स्कूल, रात को अब्बा बुला लिया करते थे खत लिखने के लिए। उस जमाने में उन्हें खत लिखने में कुछ दिक्कत होती थी, हम उनके सेक्रेटरी का काम अंजाम देते थे, उन्हें अखबार भी पढ़कर सुनाते थे। इन व्यस्तताओं के कारण हमें बचपन में बहुत फायदा हुआ। उर्दू अंग्रेजी के अखबार पढ़ने और खत लिखने के कारण हमारे शब्द भंडार में काफी वृद्धि हुई। हमारे घर से लगी हुई दुकान भी जहाँ किताबें किराए पर मिलती थी, एक किताब का किराया 2 पैसे होता। वहाँ एक साहब हुआ करते थे जिन्हें सब भाई साहब कहते थे। भाई साहब की दुकान में उर्दू अदब का बहुत बड़ा भंडार जमा था। उन दिनों जिन किताबों का रिवाज था वो आजकल करीब करीब खत्म हो चुका है, जैसे तिलिस्मे होशरुबा, फसाना आज़ान, अब्दुल हलीम शरार के नॉवल वगैरह, ये सब किताबें पढ़ डाली। उसके बाद शायरों का कलाम पढ़ना शुरू किया, दाग का कलाम पढ़ा, मीर को पढ़ा। गालिब तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरों का कलाम भी आधा समझ में आता था और आधा नहीं आता था, लेकिन दिल पर असर कुछ अजब किस्म का होता था। यो शेर से लगाव पैदा हुआ और अदब में दिलचस्पी होने लगी। हमारे अब्बा मुंशी घर के एक तरह के मैनेजर भी थे। हमारा उनके किसी बात पर मतभेद हो गया तो उन्होंने कहा, अच्छा आज हम तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम नॉवल पढ़ते हो। हमने उनसे बहुत मिन्नत की कि शिकायत ना करें, मगर वो ना माने और अब्बा से शिकायत कर ही दी। अब्बा ने हमें बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम नॉवल पढ़ते हो। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे नॉवल ही पढ़ना है तो अंग्रेजी नॉवल पढ़ो, उर्दू के नॉवल अच्छे नहीं होते। शहर के किले में जो लाइब्रेरी है, छानी और न जाने क्या क्या पढ़ डाला, वह भी आधा समझ में आता था और आधा पल्ले नहीं पड़ता था। इस अध्ययन के कारण हमारी अंग्रेजी बेहतर हो गई। 10वीं जमात में पहुंचने पर महसूस हुआ कई उस्ताद पढ़ाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं। हम उनकी अंग्रेजी दुरुस्त करने लगे। इस पर हमारी पिटाई तो ना होती, लेकिन कभी कभी तो उस्ताद नाराज हो जाते और कहते, अगर तुम्हें हमसे अच्छी अंग्रेजी आती है तो तुम ही पढ़ाया करो, हमसे क्यों पढ़ते हो। उस जमाने में हम पर कभी खास किस्म की अवस्था छा जाती थी। संगीत से लगाव था। शाम को खुर्शीद अनवर के वालिद ख्वाजा फिरोजुद्दीन मरहूम की बैठक में बड़े बड़े उस्तादों का गाना सुनते। उस्ताद तो कल हुसैन खां, उस्ताद अब्दुल वहीद खां और छोटे गुलाम अली खां वगैरह उन उस्तादों के समकालीन, और हमारे दोस्त रफ़ीक गजनवी से भी सोहबत होती थी। जब हमारे वालिद का देहांत हो गया तो पता चला कि हमारे घर में खाने तक को कुछ नहीं है। कई साल तक दर बदर फिरे और फाका मस्ती की, उसमें भी लुत्फ आया, इसलिए
कि उस वजह से तमाशाए अहले करम दुनिया का तमाशा देखने को बहुत मौका मिला। गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम कभी खुर्शीद अनवर और भाई तुफैल के साथ श्रीनगर चले जाया करते और कभी अपनी बहन के पास लायलपुर पहुंच जाते, कभी अपनी सबसे बड़ी बहन के यहाँ धर्मशाला चले जाते, जहाँ कुदरत के दृश्य देखने का मौका मिलता और दिल पर एक खास किस्म का नक्श पड़ता। हमें इंसानों से जितना लगाव रहा उतना कुदरत के दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य के अध्ययन से नहीं रहा। फिर भी उन दिनों में मैंने महसूस किया कि शहर के जो गली मोहल्ले हैं उनका भी अपना एक हुस्न है जो दरिया रेगिस्तान पहाड़ों और मैदानों से कम नहीं। अलबत्ता उसको देखने के लिए बिल्कुल दूसरी तरह की हमें नजर चाहिए। हम मस्ती दरवाजे के अंदर रहते थे। हमारा घर ऊपरी मंजिल पर था, नीचे बदबूदार नाला बहता था, छोटा सा एक चमन भी था, चारों तरफ बाग थे। एक रात चांद निकला हुआ था, चांदनी बदबूदार नाले और इर्द गिर्द के कूड़े करकट के ढेर पर पड़ रही थी। चांदनी और साए ये सब मिलकर कुछ अजीब रहस्यपूर्ण दृश्य बन गए थे। चांद की मेहरबानी से दृश्य की कुरूपता छिप गई थी और कुछ अजीब किसी किस्म का हुस्न पैदा हो गया था जिसे मैंने लिखने की कोशिश भी की है। शहर की गलियां मोहल्ले में कभी दोपहर के वक्त कभी शाम के समय कुछ इस प्रकार का रूप आ जाता है जैसे कोई परिस्तान है। आधी रात चांद आत्मविस्मृति खामोशी के बोझ से चारों ओर वगैरह इसी जमाने से संबंधित रचनाएं हैं। एमए में पहुंचे तो कभी क्लास में जाने की जरूरत हुई, कभी बिल्कुल भी जीना चाहा, दूसरी किताबें जो पाठ्यक्रम में नहीं थी पढ़ते रहे, इसलिए इम्तिहान में कोई खास स्थान हासिल नहीं किया। लेकिन मुझे मालूम था कि जो लोग प्रथम द्वितीय आते हैं हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, चाहे हमारे नंबर उनसे कम ही क्यों ना हो। ये बात हमारे उस्ताद भी जानते थे। जब किसी उस्ताद जैसे प्रोफेसर डिक्सन या प्रोफेसर हरीश चंद्र को लेक्चर देने को जीना चाहता तो हमसे कहते, हमारे बजाय तुम लेक्चर दो, एक ही बात है। अलबत्ता प्रोफेसर बुखारी बड़े कायदे के प्रोफेसर थे, वे ऐसा नहीं करते थे। डिकन्सन के जिम में 19वीं सदी का गद्य इतिहास था, मगर उन्हें इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए हमसे कहा 2-3 लायक लड़के हमारे साथ थे, उनसे भी कहा 2-2, 3-3 लेक्चर तुम भी तैयार कर लो, किताबों के बारे में कुछ पूछना हो तो हमसे आकर पूछ लेना। अस्तुनी मुस्ताद हम उसी ज़माने से में हो गए थे। कॉलेज के ज़माने में हमें कोई ख्याल ही नहीं गुजरा कि हम शायर बनेंगे। शुरू में ख्याल हुआ कि हम कोई बड़े क्रिकेटर बन जाएं, फिर भी जी चाहा उनमें से कोई बात भी ना बनी। हम न क्रिकेटर बन सके, न समीक्षक और न रिसर्च ही। अलबत्ता उस्ताद होकर अमृतसर चले गए। हमारी ज़िंदगी का शायद सब खुशगवार ज़माना अमृतसर ही का था। एक तो इस कारण कि हमें पहली बार पढ़ाने का मौका मिला तो बहुत लुत्फ आया। अपने विद्यार्थियों से दोस्ती का लुत्फ, उन लोगों से दोस्ती अब तक कायम है। दूसरे यह है कि उस ज़माने में कुछ संजीदगी से शेर लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इसके लेखक हैं सुरजीत सिंह जी। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।